नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब अपने गुरु डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर और सभी होम्योपैथी के मास्टर्स, टीचर्स और हमारे अपने माता-पिता के आशीर्वाद से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि ड्रग प्रूविंग में क्या-क्या ध्यान रखना है, नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में हमने भी देखा कि उसमें किस तरीके का ध्यान रखना है। आज उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाएँगे। एफोरिज्म नंबर 115। Among these symptoms, there occur, in the case of some medicines, not a few, which are partially or under certain conditions directly opposite to other symptoms that have previously or subsequently appeared, but which are not therefore to be regarded as actual secondary action or the mere reaction of the vital force, but which only represent the alternating state of the various symptoms of the primary action. They are termed alternating actions. तो ये जो सिम्पटम्स है नार्कोटिक ड्रग की जब हम प्रूविंग करते हैं तो उसमें जो सिम्पटम्स आते हैं कि प्राइमरी जो पहली एक्शन होती है उसके अपोजिट सिम्पटम क्रिएट होते हैं, ऐसा हमने कल समझा। ये एक्सेप्शन है नार्कोटिक ड्रग्स में, ये उसी का पार्ट है, ड्रग का प्रूविंग का पार्ट होता है। तो उसी सिम्पटम्स में कुछ दवाइयाँ ऐसी है, कुछ दवाइयों में ऐसा हुआ कि not a few which are partially or under certain condition डायरेक्टली अपोजिट, सिर्फ थोड़े से ही नहीं कि जो पार्शियली हो, बल्कि कुछ कंडीशंस के हेड अंडर में directly opposite to other symptoms that have previously or subsequently appeared, but which are not therefore to be regarded as actual second reaction or the mere reaction of the vital force. कुछ ऐसे सिम्टम जो पहले जो सिम्टम प्रोड्यूस हुए उसके एग्जैक्टली अपोजिट सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली एक्चुअल सेकंड रिएक्शन या वाइटल फोर्स के रिएक्शन के बारे में हम नहीं ले सकते उसको, बल्कि ये अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ द प्राइमरी एक्शन की ही एक अलग पैरोक्सिज्म है, जिसे हमें अल्टरनेटिंग स्टेट रिप्रेजेंट होता है और इसी को अल्टरनेटिंग एक्शन कहते हैं। Aphorism 116. Some symptoms are produced by the medicines more frequently, that is to say, in many individuals, others more rarely, or in few persons, some only in very few healthy bodies. पर कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली मेडिसिन्स में प्रूव होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस होता है बार-बार लगातार काफ़ी सेवरल प्रूवर्स में दिखाई दे गए। यानी कि काफ़ी इंडिविजुअल्स में दिखाई दिए। अदर्स मोर रेयरली और इन फ्यू पर्सन्स। कुछ ऐसे सिम्पटम है जो रेयरली है या फिर कुछ ही प्रूवर्स में आए और कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी कम, वेरी रेयरली प्रूवर्स में देखे गए। सम ओनली इन वेरी फ्यू हेल्दी बॉडीज़। तो इसको कहते हैं 3 मार्क सिम्पटम, 2 मार्क सिम्पटम, 1 मार्क सिम्पटम। तो जो रेपर्टरी में 3 मार्क सिम्पटम 3 मार्क्स में दिए गए, यानी कि वो काफ़ी पिक्यूलियरिटी है दवाई की। जो 1 मार्क में है वो काफ़ी कम बार दिखे गए, इसलिए अगर कोई 3 मार्क सिम्पटम सिंगुलर रेमेडी वाले रूब्रिक हो और उसमें 3 मार्क हो, तो वो काफ़ी पिक्यूलियर हो जाता है दवाई का। जब भी आप दवाई को अंडरस्टैंड करो, तो उसको उस लेवल से अंडरस्टैंड करना है कि उसमें अगर 3 मार्क में कोई सिंगल रेमेडी है, उस रूब्रिक में, सिम्पटम में, तो फिर वो दवाई की पिक्यूलियरिटी है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। एफोरिज्म 117. To the later category belong the so-called idiosyncrasies. लेटर कैटेगरी यानी कि जो सिम्पटम काफी लेस, सबसे लेस प्रूवर में पाए गए, वो इडियोसिंक्रेसी की वजह से हमें मिलते हैं कुछ ही प्रूवर्स में, क्योंकि सब प्रूवर में वो नहीं मिला और काफी कम प्रूवर में ये जो सिम्पटम मिलते हैं वो इडियोसिंक्रेसी की वजह से हमें आते हैं। और इस
ऐसे सिम्टम्स हमें इडियोसिंक्रेटिक प्रूवर से ही मिलेंगे। बाय विच आर मीन्ड पिक्यूलियर कॉर्पोरियल, यानी कि इडियोसिंक्रेसी का मीनिंग क्या है? तो एक पिक्यूलियर कॉर्पोरियल constitutions which although otherwise healthy possess a disposition to be brought into a more or less morbid state by certain things which seem to produce no impression and no change in many other individuals। तो इडियोसिंक्रेसी का मीनिंग है एक ऐसा कंस्टिट्यूशन जो जो एक डिस्पोजिशन रखता है, ऐसे ऐसी दवाइयों या ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे में कुछ चेंज नहीं करते, कोई इंप्रेशन नहीं डालते, वैसे सब्सटेंस भी ऐसे हेल्दी इंडिविजुअल्स में सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, मोर और लेस सिम्टम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में फुटनोट भी हम बाद में देखते हैं। बट these inability to make an impression on everyone is only apparent। लेकिन ये जो इम्प्रेशन, ये जो सब्सटेंसेस की हर एक को इम्प्रेस करने की इनएबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपेरेंट है। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस इडियोसिंक्रेटिक को दे और उसको सिम्टम क्रिएट होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी में आते हैं, बल्कि दवाई की ससेप्टेबिलिटी भी है, दवाई की ताकत भी है, तभी ही उसके अंदर ऐसे सिम्टम क्रिएट हो सकते हैं। तो वैसा ही हमारे पेशेंट में भी है कि अगर अगर पेशेंट के अंदर, जैसे आगे जाके हम देखेंगे कि हमें कुछ कंजॉइंट मेलेडी की तरह मिक्स पिक्चर को भी लेना होगा और उससे दवाई प्रिस्क्राइब करनी होगी। तो उसमें पेशेंट के अंदर कोई दवाई देने से उसके अंदर कोई नए सिम्टम क्यों आते? या पेशेंट ने जो एलोपैथिक दवाइयाँ ली उसकी वजह से उसके अंदर कोई नए सिम्टम क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि पेशेंट के अंदर उस सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी है और वो सिम्पटम प्रोड्यूस करने की ताकत थी, इंफॉर्मेशन थी। इसीलिए उसी तरीके के सिम्पटम उसके अंदर क्रिएट हुए। For as two things are required for the production of these as well as all other morbid alterations in the health of man, to wit, the inherent power of the influencing substance and the capability of the vital force that animates the organism to be influenced by it। तो जो हमारी इनएबिलिटी, जो किसी भी, जैसे हमने समझा अभी वही बात है कि किसी भी मॉर्बिड अल्ट्रेशंस को प्रोड्यूस होने के लिए दो चीज चाहिए। सबसे पहला एक बॉडी, दूसरा उसका इन्फ्लुएंसिंग सब्सटेंस। तो इन्फ्लुएंसिंग सब्सटेंस है जो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इडियोसिंक्रेटिक के अंदर ही सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सब्सटेंस में या वो बंदे में प्रॉब्लम है, सब्सटेंस के अंदर वो इनहेरेंट पावर है और वो ऑर्गेनिज्म उससे इन्फ्लुएंस होने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हमारे बॉडी में भी ऐसा ही है। एक है नॉक्सियस इन्फ्लुएंस जो बाहरी है, और हमारी बॉडी उससे ससेप्टिबल यानी कि सेंसिटिव कैपेबल, उससे इम्प्रेस होने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है। ये दो चीज हमें देखनी होती है, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, तो हमें फिर तय करना मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई इसमें क्या ले क्या छोड़े। तो वहां पर आपको देखना है कि इसकी बॉडी में क्या अफेक्शन है और उसकी इंफॉर्मेशन कैसी है, उसमें से कौन सी चीज इसको इम्प्रेस की है, बॉडी को इम्प्रेस किया हुआ है, वो चीज हमें उठानी होगी। उस सिचुएशन से, उस इवेंट से हम समझ सकते हैं कि पेशेंट की सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी क्या है। The obvious derangements of health in the so-called idiosyncrasies cannot be laid to the account of these peculiar constitutions alone। और ये जो डिरेंजमेंट आती है, जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं प्रोबिंग में, उसको सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम रिजर्व नहीं कर सकते। उसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ इडियोसिंक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं दे सकते, बट दे मस्ट आल्सो बी ascribed to these things that produce them।
ये उस दवाई को भी हमें क्रेडिबिलिटी देना होगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। इन विच मस्ट लाई द पावर ऑफ मेकिंग द सेम इम्प्रेशंस ऑन ऑल ह्यूमन बींग्स, जिसके अंदर सभी ह्यूमन बींग्स को ऐसे इम्प्रेशन डालने की ताकत, इनहेरेंट पावर है उस सब्सटेंसेस की अंदर। Yet in such a manner that but a small number of healthy constitutions have a tendency to allow themselves to be brought into such an obvious morbid condition by them। फिर भी इस तरीके से उसके अंदर पावर है कि कुछ ही हेल्दी कंस्टिट्यूशन उसकी इंप्रेशन से ऐसे सिम्टम अपने अंदर क्रिएट कर रही है। तो ये उसकी पावर उस तरीके से उसके अंदर है जिससे कुछ ही कंस्टिट्यूशन में ऐसे सिम्टम क्रिएट हो रहे हैं। तो लेकिन हमें ये सब प्रूविंग का पार्ट है, हमें समझना होगा, इसलिए हम ये समझ रहे हैं दैट दीज सिम्टम्स, ये जो पार्ट हम समझ रहे प्रूविंग का, हुबही हमें केसेस के सामने हमें वो हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है उस तरीके से that these agents do actually make this impression on every healthy body is shown by these। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो एजेंट्स है वो एक्चुअली हर एक हेल्दी बॉडी में इस तरीके से अपनी इफेक्ट दिखा सकता है दैट व्हेन एम्प्लॉयड एज रेमेडीज, कि जब हम उसको रेमेडी की तरह यूज करेंगे, दे रेंडर इफेक्चुअल होम्योपैथिक सर्विस, तब वो हमें एक इफेक्चुअल होम्योपैथिक सर्विस की तरह काम लगेगी टू ऑल सिक पर्सन्स फॉर मॉर्बिड सिम्टम्स सिमिलर टू दोज they seem to be only capable of producing in so-called idiosyncratic individuals। तो जो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इडियोसिंक्रेटिक पर्सन्स को ये सिम्टम से दवाई देनी है, बल्कि कोई भी पेशेंट हो, कोई भी सिक पर्सन हो, ऑल सिक पर्सन्स जिनको ऐसे सिम्टम जो वन मार्क वाले वाले सिम्टम्स है, अगर वो क्रिएट होते हैं तो भी वो दवाई का ही पार्ट है, ऐसा हनुमान सर समझा रहे हैं। क्योंकि आगे उन्होंने समझा है कि थ्री थ्री मार्क, टू मार्क, वन मार्क सिम्टम होते, तो अब हनुमान सर ये समझा रहे कि वन मार्क सिम्टम भी दवाई का ही पार्ट है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। इसमें आया फुटनोट नंबर 98, some few persons are apt to faint from the smell of roses and to fall into many other morbid and sometimes dangerous states from partaking of mussels, crabs, or the roe of the barbel, from touching the leaves of some kinds of sumach, etc। वही इडियोसिंक्रेसी के बारे में बताया कि कुछ कंस्टिट्यूशन ऐसे जो कोई स्मेल आने से फेंट हो जाते हैं या किसी को टच करके उसको डेंजरियस स्टेट में चले जाते हैं या टच करके उसको खुजली आने लगती है। तो ऐसे अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जो जिसको टच करने से हमें कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको वो हो जाता है। तो वो इडियोसिंक्रेटिक है उस चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर उस चीज़ की वो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन है। 99 में दिया है कि thus the princess Maria Porphyronita restored her brother the emperor Alexius, who suffered from faintings, by sprinkling him with rose water in the presence of his aunt Eudoxia and Horst, Horstius, show great benefit from rose vinegar in cases of syncope। तो ये अलग अलग लोगों ने फेंटिंग से बचे गए हैं सिंकोप के केस में रोज विनेगार को यूज करके। तो उनका सिंकोप का जो सिंकोपल अटैक आते थे तो उनको ये खत्म हुआ है रोज वाटर डालने से। तो ये उसकी इफेक्ट है, होम्योपैथिक इफेक्ट है, क्योंकि काफी लोगों को अगर रोज को स्मेल करने से फेंटिंग आती है तो रोज में से जो दवाई यानी कि उनका जो रोज वाटर है उसको स्प्रेंक करके वो सिंकोपल अटैक को खत्म किया जा सकता है, उससे बचाया जा सकता है। 118, every medicine exhibits peculiar actions on the human frame which are not produced in exactly the same manner by any other medicinal substance of a different kind। हर एक दवाई अपनी पिक्यूलर एक्शन
ह्यूमन के ऊपर डालता है, जो कोई दूसरे मैनर में ये कोई दूसरी दवाई उसी मैनर में नहीं डाल सकता, नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो दो दो मेडिसिन्स की इफ़ेक्ट सिमिलर नहीं कह सकते। आप चाहे कितने भी सिम्पटम्स उसके मैच होते हो, लेकिन उसकी एक्शन डिसिमिलर ही होगी। क्योंकि हर एक दवाई अपने तरीके से पेक्यूलियर एक्शन क्रिएट करता है। उसमें फुटनोट दी है, दिस फैक्ट वाज़ आल्सो परसीव्ड बाय द एस्टिमेबल A.V. हेलर, अल्बर्ट वॉन हेलर, यानी कि फादर ऑफ ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हू सेज, ये उन्होंने कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा है, उन्होंने कुछ कहा है जिसका ट्रांसलेशन नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे और आज की जर्नी को भी हम यहाँ तक स्थगित करते हैं। कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।